A rope of length L and mass m is hanging from a rigid support. The tension in the rope at a distance x from the rigid support. ठीक है, सिचुएशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक रोप हमने हैंग करी है, m मास है, l लेंथ है इसकी, ठीक। मास कैपिटल M है, लेंथ कैपिटल L है, और रोप में टेंशन पूछ रहे हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से x डिस्टेंस, यानी यहाँ से नीचे x डिस्टेंस पे इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, फिजिक्स का कंसेप्ट इसमें ये लगेगा कि इस इंटरसेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे जो टेंशन होगा वो इसके नीचे वाली रोप के वेट के बराबर होगा। यानी यहाँ पे इतना टेंशन होना चाहिए ताकि इससे नीचे जो हैंगिंग रोप है उसके वेट को बैलेंस कर ले। क्लियर। अब कितना वेट होगा इसका, तो इसकी लेंथ कितनी बची, तो इसकी लेंथ बची आपकी L माइनस एक्स। तो इसका वेट कितना होगा, वेट, तो वेट निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे समझिए। L लेंथ का मास था m, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m बाई एल। तो L माइनस एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m बाई एल टाइम्स L माइनस एक्स। ये हो गया मास, और मास में अगर मैं g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा वेट, और यही वेट जो है वो टेंशन t के बराबर होगा। तो टेंशन t जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, तो वो आ रहा है m बाई एल टाइम्स जी इंटू एल माइनस एक्स। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन ए फिगर आर स्मूथ एंड आर ऑफ निग्लिजिबल मास। दो पुली हैं, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग और पुली जो है वो स्मूथ हैं, मास उनका निग्लिजिबल है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। ये थीटा एंगल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में अल्फा बना दिया, या थीटा बना लेते हैं, ये थीटा एंगल पूछ रहे हैं, ये थीटा कितना होगा, ठीक। तो इस पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ रेस्ट में है, तो जरा हम टेंशन लिखने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा या इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। सिंस ये सिमेट्रिक सिचुएशन है तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बराबर होगा, और वो टेंशन इस वेट mg के बराबर होगा। यहाँ पे भी जो टेंशन है ये किसके बराबर होगा, वेट mg के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई T इज इक्वल टू mg। अब जरा फोर्स बैलेंस की इक्वेशन इस वाले ब्लॉक पे लिखते हैं। तो इधर टेंशन कितना लग रहा है T, टेंशन जो होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग लगता है, इस तरह से टेंशन की डायरेक्शन होंगी। टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग नहीं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है हमेशा। अगर हम ब्लॉक पे बनाएंगे, ढंग से देखिए, ब्लॉक पे बनाएंगे तो ब्लॉक से दूर, पुली पे बनाएंगे तो पुली से दूर, इधर पुली पे बनाएंगे तो पुली से दूर, इस ब्लॉक पे बनाएंगे तो ब्लॉक से दूर। टेंशन हमेशा लगता है अवे, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जो भी ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है उससे दूर की तरफ लगता है। तो इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T, ये एंगल थीटा है। तो सिमेट्री ये कहती है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका थीटा। तो टेंशन के क्या कंपोनेंट आ जाएंगे ऊपर की तरफ, तो इधर से भी आएगा T cos थीटा और इधर से भी आएगा T cos थीटा, तो 2T cos थीटा आएगा। अगर मैं यहाँ अलग से बना के दिखाऊँ आपको तो ये इस तरह की सिचुएशन है। एक टेंशन T यहाँ लग रहा है और एक टेंशन T यहाँ लग रहा है इस तरह से, और ये एंगल जो है वो थीटा दिया है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है। तो T का इधर कंपोनेंट होगा T cos थीटा, इस T का भी इधर कंपोनेंट होगा T cos थीटा। तो टोटल ऊपर की तरफ फोर्स आ गया 2T cos थीटा, और ये जो 2T cos थीटा है वो इस √2mg को बैलेंस करेगा। तो दूसरी इक्वेशन आई 2T cos थीटा इज इक्वल टू वेट, एंड वेट इज √2 टाइम्स mg। अब अगर हम T की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो T खुद किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो T से ये mg क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो cos थीटा जो आपका आ रहा है √2/2, दैट मीन्स 1/√2। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में वो जो एंगल थीटा होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा। सी पार्ट। A weightless rod is acted upon by upward parallel forces of 4 Newton and 2 Newton at the ends A and B respectively। और रॉड की टोटल लेंथ दी है आपको 3 मीटर। डायग्राम बनाएंगे इस तरह से कि ये रॉड है, टोटल लेंथ 3 मीटर है, और एक तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन है एक एंड पे, और एक एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन है, 4 न्यूटन 2 न्यूटन, और रॉड की लेंथ जो टोटल है वो 3 मीटर्स है। अब ये पूछ रहे हैं कि टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन शुड एक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। रॉड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए 6 न्यूटन का हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। कहाँ लगाएंगे वही आपसे पूछा गया कि किस पॉइंट पे हम लगाएंगे ताकि रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो कुछ नाम दे देते हैं, मान लिया इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, ये तो दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे हमने किसी C पॉइंट पे 6 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया ताकि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक।
तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होंगे यहाँ पे, एक तो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब रॉड कहीं मूव नहीं करेगी और किसी भी पॉइंट के अबाउट, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं करेगी। अब मूव तो नहीं करेगी, ये पक्की बात है, क्योंकि ऊपर भी टोटल 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नीचे भी टोटल 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गई। ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रॉड रोटेट भी नहीं करेगी। रोटेट नहीं करेगी यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो वो टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक, तो मान लेते हैं, मान लिया ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x मीटर्स है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये 3 - x है। ठीक, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल सकते हैं। मान लिया आपने टॉर्क निकाला, टॉर्क लिया, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो आप। जैसे मान लिया आपने कहा ए पॉइंट के अबाउट निकालते हैं हम टॉर्क निकालेंगे ए पॉइंट के अबाउट और उसको क्या पुट करेंगे हम 0। तो जरा देखिए ए पॉइंट के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस टॉर्क देंगे और उनकी डायरेक्शन क्या क्या होगी। ए पॉइंट पे लगने वाला जो 4 न्यूटन का फोर्स है, इसका तो कोई टॉर्क होगा नहीं, ये तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क तो 0 हो गया। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं 4 न्यूटन के लिए, तो इसका तो 0 हो गया। 6 न्यूटन वाले का टॉर्क होगा, वो होगा 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, और उसकी डायरेक्शन ए पॉइंट के अबाउट होगी क्लॉकवाइज। अगर ए पॉइंट पे फिक्स करके आप 6 न्यूटन का फोर्स लगाओगे हो तो ये रॉड ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक, अच्छा ये 2 न्यूटन वाले का कितना होगा, तो फोर्स तो है 2 न्यूटन और यहाँ से ए से उसकी डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर्स है, तो 2 इंटू 3 उसका टॉर्क हो जाएगा। और उसकी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे 2 न्यूटन वाले टॉर्क की डायरेक्शन, तो वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। ए पॉइंट के अबाउट यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो जो इक्वेशन आने वाली है वो ये आने वाली है, 6 न्यूटन का टॉर्क हो रहा है 6 इंटू एक्स, वो है आपका कैसा, क्लॉकवाइज, और 2 न्यूटन का हो रहा है 2 इंटू 3, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। और जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 6 से कैंसिल करेंगे पूरा 6, तो x जो आया वो 1 मीटर आया। तो हम एक ऐसे पॉइंट पे लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी डिस्टेंस a से कितनी होगी, 1 मीटर, और b से निकालनी होगी तो हो जाएगी 2 मीटर। तो आपका आंसर बनेगा C पार्ट, डाउनवर्ड एट ए पॉइंट C सच दैट AC इज इक्वल टू 1 मीटर। Ten coins are placed on top of each other on a horizontal table. If the mass of the each coin is 10 ग्राम, हर कॉइन का मास 10 ग्राम दिया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू भी आपने 10 लेनी है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 7th कॉइन काउंट कर रहा है उस पे, ड्यू टू द कॉइन्स अबव इट। तो आप आराम से समझिए, 7th कॉइन अगर बॉटम से है तो उसके ऊपर कितने कॉइन बचे होंगे, 8th, 9th और 10th, 3 कॉइन बचे होंगे। तो तीनों कॉइन का जो टोटल फोर्स है, टोटल वेट जो है, वो नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्मेट में उस 7th कॉइन पे लग रहा होगा, या 7th कॉइन से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो उसके ऊपर रखे हुए तीनों कॉइन्स के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो बस यही पूछ रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ऑन द 7th कॉइन, ऑन द 7th कॉइन। तो 7th कॉइन पे फोर्स कहाँ लगेगा, तो वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना होगा, उन सब के वेट के बराबर होगा। तो वो आपका आ जाएगा 30 ग्राम, तीनों कॉइन का वजन हो गया, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे और जी की वैल्यू 10, तो ये आपका आ जाएगा 0.3 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स। ए पार्ट, an object is resting at the bottom of the two strings which are inclined at an angle of 120 degree with each other. Each string can withstand a tension of 20 Newton. Maximum weight of the object that can be sustained without breaking the strings. डायग्राम समझिए, इस तरह की सिचुएशन है, 2 स्ट्रिंग्स हैं और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, और उस स्ट्रिंग से हमने एक वेट हैंग कर दिया, और मैक्सिमम वेट पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितना वेट हम यहाँ पे हैंग कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रिंग ब्रेक ना हो। इनके अंदर का जो मैक्सिमम टेंशन है वो आपको 20 न्यूटन दिया हुआ है, एंगल 120 है दोनों के बीच में, तो आधा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो मैंने कहा कि चलो अगर मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू T है, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू T है, तो ये वाला एंगल भी 60, ये वाला एंगल भी 60, तो जो नेट ऊपर की तरफ इनके कंपोनेंट्स का एडिशन आएगा वो 2T cos 60 आ जाएगा, और वही किसके बराबर होना चाहिए, वेट mg के बराबर। सारी वैल्यू डाल देते हैं, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। 2T cos 60 खुद हाफ होता है, इज इक्वल टू mg। टेंशन की अगर मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो यहाँ वेट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू है 20 न्यूटन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो वेट है मैक्सिमम वेट 20 न्यूटन के बराबर आ गया। इससे ज़्यादा अगर आप हैंग करोगे तो स्ट्रिंग्स टूट जाएंगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट।
एक ब्लॉक है 10 kg का, इस तरह से हमने हैंग किया, दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग ये T2 टेंशन बनाए हुए है, ये T3 टेंशन बनाए हुए है, और इसमें T1 टेंशन है, और आपसे T2 टेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो पक्की है, जो T1 टेंशन होगा ये तो इस वेट के बराबर होगा और ये 100 न्यूटन वेट हो जाएगा। T1 तो आपको पता लग गया। T2 और T3 हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डायग्राम में अलग से बनाता हूँ, समझिए आप। ये सिचुएशन है, इस सिस्टम में टेंशन है T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 100 न्यूटन। ठीक, इस तरह से T1 को दिखाया जाएगा। इस सिस्टम में टेंशन क्या है T2, और इस सिस्टम में टेंशन क्या है T3। टेंशन हमेशा लगता है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर हम एंगल सेटल करें तो पहले आप एंगल्स देख लीजिए सारे। ये एंगल 60 डिग्री दिया है, तो इसका ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। और इधर ये 30 दिया है, तो इधर ये वाला कितना आएगा 30, यानी ये वाला एंगल आपका आया 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आया 60 डिग्री। ठीक, चलो बैलेंस करें फिर। इधर जो फोर्स लगेगा T2 cos 60, ये T3 cos 30 के बराबर हो जाए। हॉरिजेंटल में बैलेंस करेंगे और वर्टिकल में दोनों फोर्स ऐड होकर T1 को बैलेंस कर लेंगे। तो हॉरिजेंटल की इक्वेशन हम लिखेंगे T2 cos 60, cos 60 होता है हाफ, इज इक्वल टू T3 cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, T2 का वर्टिकल कंपोनेंट होगा T2 sin 60, sin 60 होगा √3/2 प्लस T3 sin 30, sin 30 होगा हाफ, इज इक्वल टू किससे बैलेंस होगा T1 से, और T1 आपका है 100 न्यूटन। सारी वैल्यू डालते हैं फिर। हमें चाहिए T2, तो हम T3 की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, T2 इंटू √3/2 प्लस T3 खुद किसके बराबर है, T3 है T2 अपॉन √3 के बराबर, और इंटू ये हाफ इज इक्वल टू 100। तो ये हाफ और हाफ यहाँ से कॉमन लेके यहाँ करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। √3 अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये √3 इंटू √3 3T2 प्लस T2 4T2 हो जाएगा। तो 4T2 जो आ रहा है वो 200 के बराबर आ रहा है। तो T2 जो आपका आया वो 200 इंटू √3 अपॉन 4, तो ये 50 √3 बन जाएगा आंसर। ये T2 मिल गया। अगर T3 भी पूछा होता तो T3 भी निकाल सकते हैं। T3 जो है वो T2 अपॉन √3 के बराबर है, तो T3 अगर आप निकालोगे यहाँ से तो T3 आपका 50 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो हमसे सिर्फ T2 पूछा गया तो हम सिर्फ T2 लिखते हैं, और ये आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। A man of mass 50 kg stands on a frame of mass 30 kg. He pulls on a light rope which passes over a pulley. ठीक, on the other end of the rope is attached to the frame. डायग्राम देखेंगे। मैन का मास, पर्सन का मास 50 kg और फ्रेम का मास जो है वो 30 kg है। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए पर्सन को कितना फोर्स रोप पे एक्सर्ट करना पड़ेगा। डायग्राम देखिए। ये सिचुएशन है। तो मान लिया पर्सन ने रोप में टेंशन एक्सर्ट किया T। ठीक, तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में ये पुली के ऊपर से रोप आई है, ये पुली के ऊपर से होती हुई फ्रेम से अटैच्ड है, इस पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा T। तो यहाँ पे भी टेंशन क्या बनेगा T। अब वेट क्या क्या लग रहा होगा, तो एक तो पर्सन का वेट हो जाएगा 50 G जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फ्रेम का वेट होगा 30 G। ठीक, तो अगर हम इस पूरे सिस्टम पे इक्वेशन बनाएं, ये आपका पूरा सिस्टम है, तो ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो T2T है, और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों का वेट है, तो 30G प्लस 50G इज इक्वल टू 80G। तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन मेंटेन करना पड़ेगा उसको, 40G। इतना टेंशन मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो जो पर्सन है, ये पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। 3 ब्लॉक्स हैं, इस तरह से स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखें, और एट रेस्ट में रखें। इसका मतलब आपने यहाँ से फोर्स लगाया होगा तभी वो रेस्ट में आ पाएंगे। और पूछ रहे हैं फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M2 एंड M3। M2 और M3 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, आराम से समझिए, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आराम से होगा। M2 और M3 के बीच में, चलो मैंने कहा ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N। M2 ने M3 पे लगाया, फिर M3 ने M2 पे लगाया N। ठीक, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है
और ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो ये जो एफ फोर्स यहाँ से लग रहा है वो इन तीनों के वेट का जो इधर कंपोनेंट होता है उसके बराबर होना चाहिए। और इधर वेट के कंपोनेंट क्या होंगे, तो इधर कंपोनेंट होंगे m1g साइन थीटा, m2g साइन थीटा, m3g साइन थीटा, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स g साइन थीटा। तो ये जो f है ये इन तीनों के वेट के इंक्लाइन प्लेन वाले कंपोनेंट्स को बैलेंस कर रहा होगा। जी साइन थीटा, ठीक। अब अगर इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए तो सिर्फ आप m3 पे अब आप फोकस करो, ठीक है। किस पे फोकस करना है आपको, सिर्फ m3 पे फोकस करना है। और m3 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो समझिए जरा क्या बनने वाला है। सिर्फ m3 पे फोकस कर रहे हैं अब हम, ये m3 ब्लॉक है। अब m3 से पूछते हैं तुम पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, तो m3 कहेगा इस तरफ मेरे पे ग्रेविटी का कंपोनेंट लग रहा है m3g साइन थीटा, ठीक। इधर क्या लग रहा होगा m3g कॉस थीटा, और ये जो होगा वो ग्राउंड से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन n3 से बैलेंस हो गया होगा, n3 नाम ऐसे ही रख दिया है। और m2 ने m3 पे इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाया, ये n जिसको नाम दिया, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो n3 जो है वो m3g cos थीटा को बैलेंस कर लेगा, और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन m3g साइन थीटा को बैलेंस करेगा। तो आपको जो नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है वो किसको बैलेंस करेगा, m3g साइन थीटा को, ठीक। अब हमें आंसर थीटा के टर्म्स में तो दिया नहीं है कोई किसी भी ऑप्शन में, या तो आंसर नन ऑफ दिस टिक करो, लेकिन एफ के टर्म्स में हम क्या हम निकाल सकते हैं, तो हम जी साइन थीटा को लिख सकते हैं एफ के टर्म्स में। जी साइन थीटा बनेगा एफ अपॉन तीनों मासेस का सम, तो जी साइन थीटा की जगह हम डाल सकते हैं एफ अपॉन तीनों मासेस का सम, m1 प्लस m2 प्लस m3। सो योर आंसर इज बी पार्ट। फोर फोर्सेज एक्ट्स ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। चार फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट पे लगे हैं और कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब चारों का रिजल्टेंट जीरो हो, चारों का रिजल्टेंट जीरो हो। तो जरा देखते हैं चार ऑप्शन दिए हैं क्या क्या हो सकता है। ऑल द फोर्सेज आर इन सेम प्लेन, क्या चारों फोर्सेज सेम प्लेन में होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तीन फोर्सेज अगर रिजल्टेंट जीरो प्रोड्यूस करते हैं तो वो पक्का ट्रायंगल बनाते हैं, वो एक प्लेन में होते हैं। लेकिन चार फोर्सेज जो हैं वो जरूरी नहीं एक प्लेन में हों, और फिर भी जो चारों का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा कि एक फोर्स जो है मेरा है 2i कैप, एक फोर्स। दूसरा फोर्स मैंने कहा कि मेरा है 3j कैप, ठीक। तीसरा फोर्स जो मैंने कहा वो है मेरा 5k कैप, और चौथा जो फोर्स है F4 वो है मेरा -2i कैप, -3j कैप, -5k कैप। अब आप मुझे बताइए क्या ये चारों फोर्स एक प्लेन में, बिल्कुल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया सेटअप। आपका x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो ये पूरा सेटअप जो है 3 डायमेंशनल हो गया। तो ये जो चारों फोर्स हैं वो एक प्लेन में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तीन फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट जीरो होता है तो वो डेफिनेटली एक प्लेन में होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक फोर्स आपने यहाँ बनाया, दूसरा फोर्स यहाँ बनाया, तीसरा फोर्स यहाँ बनाया, तो ये बन गया एक ट्रायंगल, और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो ये आप चाहो तो याद भी कर सकते हो कि तीन फोर्सेज हैं तो वो प्लेनर होंगे, चार फोर्सेज होकर चार फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो है तो वो प्लेन में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा समझते हैं, दे आर अपोजिट टू ईच अदर इन पेयर। अब ये कह रहे हैं चार फोर्सेज हैं, तो ये कह रहे हैं रिजल्टेंट तभी जीरो हो सकता है जब वो पेयर वाइज कैंसिल करें, मतलब पहला दूसरे को कैंसिल करे और तीसरा चौथे को कैंसिल करे। मतलब अगर एक इधर है तो दूसरा इधर हो जाए, एक अगर इधर है तो एक इधर हो जाए, मतलब पेयर वाइज कैंसिलेशन। ये दोनों इसको आपस में कैंसिल करें, ये दोनों आपस में कैंसिल करें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि तीन फोर्सेज ऐसे हों और चौथा जो फोर्स हो वो इन तीनों के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए और ये आपस में क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। तो पेयर वाइज कैंसिलेशन हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। द सम ऑफ द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज इज जीरो सेपरेटली। सेपरेटली जीरो कह रहे हैं, द सम ऑफ द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज जीरो सेपरेटली। समझिए, जैसे मान लिया F1 आपका फोर्स था, आराम समझते जाइए, मैंने उसका नाम रखा A1i कैप प्लस B1j कैप, B1j कैप प्लस C1k कैप। एकदम बिल्कुल जनरल सिचुएशन सोच रहे हैं। F2 जो फोर्स होगा वो क्या होगा आपका A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। इसी तरह से F3 जो फोर्स होगा वो आपका होगा A3i कैप, इसी तरह से B3j कैप, इसी तरह से C3k कैप। और इसी तरह से हम चौथा फोर्स मान सकते हैं F4, वो भी आपका हो जाएगा A4i कैप प्लस B4
जे कैप प्लस C4 के कैप, एकदम जनरल सिचुएशन समझ रहे हैं। और चारों का रिजल्टेंट जीरो है, तो जो नेट फोर्स आएगा उन चारों का रिजल्टेंट आएगा वो जीरो होना चाहिए। तो आई वाले तो आई के साथ ऐड होंगे, तो ये बनेगा आपका A1 से लेकर A2 A3 A4 तक का सम, और ये आएगा आई कैप। इसी तरह से दूसरे फैक्टर में बनेगा V1 से लेकर B4 तक का सम इंटू जे कैप। इसी तरह से तीसरे वाले का आ जाएगा के कैप। अब ये फोर्स जीरो है, तो फोर्स अगर कोई भी वेक्टर जीरो होता है तो वो तब जीरो होता है जब उसके तीनों कंपोनेंट जीरो हों, एक्स कंपोनेंट भी जीरो हो, वाई कंपोनेंट भी जीरो हो और जेड कंपोनेंट भी जीरो। इसका मतलब इन तीनों का सम भी, इन चारों का सम भी जीरो होगा, इन चारों का सम भी जीरो होगा और इन चारों का सम भी जीरो होगा। तो वही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, द सम ऑफ द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज इज जीरो सेपरेटली। नहीं, ये थोड़ा अलग हो गया। ये कह रहे हैं सम ऑफ द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज, यानी फोर्सेज के जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट है इन तीनों का सम सेपरेटली जीरो होगा। ऐसा नहीं होगा इन तीनों का A1 B1 और C1 का सम जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या जरूरी है वो समझिए। चारों फोर्सेज के एक्स कंपोनेंट का टोटल सम जीरो होगा, चारों फोर्सेज के वाई कंपोनेंट का टोटल सम जीरो होगा, चारों फोर्सेज के जेड कंपोनेंट का टोटल सम जीरो होगा। जो मैं कह रहा हूँ और जो इसी स्टेटमेंट में कहा गया डिफरेंस है। इस स्टेटमेंट कह रहे हैं द सम ऑफ द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट, यानी किसी भी एक फोर्स के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट तीनों का सम जीरो होगा, वो जीरो नहीं होगा। चारों फोर्सेज के जो टोटल एक्स कंपोनेंट का सम होगा वो जीरो होगा, चारों फोर्सेज के टोटल वाई कंपोनेंट का सम जीरो होगा, चारों फोर्सेज के टोटल जेड कंपोनेंट का सम जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात और इस बात में डिफरेंस है, इसलिए ये भी गलत होगा, ये भी आंसर आपका नहीं बनेगा। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, अब सी भी गलत है। अब आते हैं डी पे। दे फॉर्म ए क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड व्हेन एडेड एज पर पॉलीगन लॉ। बिल्कुल ठीक करें। अगर चार वेक्टर्स का सम जीरो है, समझ लीजिए आप, चार वेक्टर का सम जीरो है, तो हम चारों वेक्टर्स को अगर पॉलीगन लॉ की तरह ऐड करें, पहला वेक्टर यहाँ, दूसरा वेक्टर यहाँ, तीसरा वेक्टर यहाँ, चौथा वेक्टर यहाँ, तो जिस पॉइंट से चले आप उसी पॉइंट पे पॉलीगन लॉ के हिसाब से लौट के वापस आ जाओगे। अगर ऐसा हो गया तो चारों का टोटल सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा आपका डी पार्ट। क्लियर। A light string going over a clamped pulley of mass small m supported a block of mass capital M। एक पुली है, पुली का भी मास है, स्ट्रिंग्स का कोई मास नहीं है, पुली का मास है स्मॉल m और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M। तो ये पूछ रहे हैं द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप, पुली पे नेट फोर्स क्लैंप ने कितना लगाया होगा। ठीक है, ठीक, क्लैंप ने कितना लगाया होगा। तो पुली हम अलग से बना रहे हैं, समझते जाइए। और ये है आपकी क्लैंप, क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया होगा। तो मैं पहले देख रहा हूँ कि पुली पे, और नेट फोर्स तो पुली पे जीरो होगा, तो बाकी लोगों ने कितना फोर्स लगाया वो समझिए। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा टी, वो इस वेट mg के बराबर होगा। एक बात, पुली पे टेंशन कहाँ कहाँ लग रहा है, तो एक तो टेंशन टी ऐसे लगेगा और एक टेंशन टी ऐसे लगेगा। तो पुली पे अगर हम दिखाएं तो एक टेंशन टी तो यहाँ लग रहा है इस तरह से, और एक टेंशन टी यहाँ लग रहा है इस तरह से, और पुली का अपना वेट भी लगेगा स्मॉल mg। ठीक, और क्लैंप ने जो फोर्स नेट लगाया होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में लगाया होगा क्लैंप ने, और वो जो क्लैंप का फोर्स होगा R, वो इन तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होगा, तब जाके पुली पे नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो समझिए। ये दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में, तो इनका नेट तो नीचे की तरफ हो जाएगा। टी की वैल्यू कैपिटल mg है, ये स्मॉल mg है, तो ये बनेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। और इधर हॉरिजेंटल में जो फोर्स लग रहा है टेंशन टी, वो किसके बराबर है, कैपिटल mg के बराबर। तो इस टेंशन टी और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो आर को बैलेंस करेगा। तो जब दो फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ एक फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर। तो ये बनेगा mg का स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर, और ये होगा आपका टेंशन टी, टेंशन सॉरी रिएक्शन फोर्स आर के बराबर। तो चाहो तो आप जी कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा कैपिटल M का स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये क्वेश्चन जो है वो लॉज ऑफ मोशन से ज़्यादा इसको रोटेशनल डायनेमिक्स में होना चाहिए, क्योंकि इसमें टॉक्स वगैरह काफ़ी आएंगे। कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आ गया तो इसको कर लेते हैं अब। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ए बी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इसका मतलब उसका जो वेट होगा W, वो सेंटर रॉड के सेंटर से नहीं लगेगा, कहीं एक साइड से लग रहा होगा। ठीक, और क्या क्या दिया है, दो स्ट्रिंग्स हैं, एक PA है और एक QB है, इनको इससे हमने इसको सपोर्ट में रखा हुआ है, इनको एंगल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो आपको AG अपॉन GB, यानी बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होगा, उसकी लोकेशन बता दीजिए। ठीक, हमें रेशियो निकालना है, AG और GB का हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो।
देखिए थोड़ा डायग्राम बड़ा करके बनाएंगे इसको हम। ये एंगल 30 है वर्टिकल से, तो एक स्ट्रिंग तो आपकी यहाँ है जो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, ठीक। और ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, तो दूसरी स्ट्रिंग जो है वो कहीं इस तरह से है और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। टेंशन का नाम दे देते हैं, मान लिया इसमें टेंशन है T1, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है ये, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है और टेंशन का नाम है T2। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा होगा इसका G, जहाँ से उसका वेट हैंग कर रहा है W, ठीक। अब इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे अब आप वो समझिए। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन तो हम फोर्स की बनाएंगे, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो वो है T1 cos 30, cos 30 होता है √3/2 प्लस T2 cos 60, cos 60 होता है हाफ, इज इक्वल टू वेट W। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। चाहो तो आप 2 कॉमन लेके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक इक्वेशन नंबर 1 ही आ गई, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इधर नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो इधर लग रहा है T1 sin 30, इधर लग रहा है T1 sin 60, वो भी बराबर होने चाहिए। तो T1 sin 30 होगा √3 हाफ इज इक्वल टू T2 sin 60 होगा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ से आप T1 और T2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो W के टर्म्स में, ठीक। किसके टर्म्स में मिल जाएगी आपको, W के टर्म्स में। जैसे मैंने कहा चलो T2 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो T1 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ मैं, ठीक है। T1 है आपका T2 √3 के बराबर, तो T2 √3 और एक √3 वहाँ पे पहले से उसका इंतजार कर रहा है, प्लस T2 इज इक्वल टू 2W, W वेट है, तो ये 3T2 और T2 4T2, T2 2W के बराबर है, तो T2 जो आ गया वो आपका W/2 आ गया, ठीक है। इसकी इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने T2 फाइंड कर लिया। अब T2 अगर पता लग गया तो T2 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो T1 भी पता लग जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको डिस्टेंसेस का खेल निकालना, रेशियो निकालना, तो हम निकालेंगे टॉर्क। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो इनका टॉर्क 0 होगा, तो टॉर्क में किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने कहा चलो A पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, A पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं और वो क्या होना चाहिए 0। तो ये जो वेट का टॉर्क है वो आपका क्लॉकवाइज होगा, और इस टेंशन का ये जो कंपोनेंट है T2 cos 60, इसका जो टॉर्क होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। और T2 sin 60 का कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि T2 sin 60 है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उसी पॉइंट से पास कर रही है जिसके आउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो उसका तो टॉर्क 0 होगा। तो जरा इसका टॉर्क देखते हैं, वेट का टॉर्क कितना आने वाला, तो वो आ जाएगा W इंटू डिस्टेंस है AG, ठीक, इज इक्वल टू T2 cos 60 और उसकी डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस में L कह देता हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या कह लेता हूँ L, हमें तो रेशियो निकालना है इंटू L। तो जरा देखते हैं AG क्या आने वाला। T2 की वैल्यू खुद क्या है, T2 W/2 है, तो T2 को मिटा के हम यहाँ ले सकते हैं W/2, तो W से W कैंसिल आउट। AG जो आपका आया वो आप cos 60 कितना होता है, तो cos 60 खुद हाफ होता है, तो L/4 आ गया। तो AG अगर L/4 है तो ये जो GB या BG है ये 3L/4 होगा, ये 3L/4 और ये L/4, बस खत्म हो गया। हमें इन दोनों का ही रेशियो निकालना है, AG/GB, तो इसका रेशियो आएगा 1:3। AG आपका L/4 आया और BG आपका 3L/4 आया, सो योर आंसर इज 1:3, C पार्ट।